गुड मॉर्निंग। आज से हम शुरू करेंगे इतिहास सीरीज़ बिल्कुल नई चालू कर रहे हैं। और एग्ज़ाम में आप देखे होंगे कि एक इतिहास के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, पीएससी हो, यूपीएससी हो, सारे एग्ज़ाम में इतिहास के क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। और अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतिहास के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं कहाँ से, इतिहास में किस भाग से, आधुनिक इतिहास से, आधुनिक भारत के इतिहास से, मॉडर्न हिस्ट्री से। और उन क्वेश्चंस को भी अगर आप ध्यान से देखें कि मॉडर्न हिस्ट्री से भी कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप इस बात को नोटिस करेंगे कि आधुनिक इतिहास के राष्ट्रीय आंदोलन वाले हिस्से से क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा आते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके एग्ज़ाम में इतिहास के टोटल क्वेश्चन 10 आते हैं, 10 क्वेश्चन मान लीजिए आपके पेपर में इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, तो मान के चलिए उन 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे, आधुनिक इतिहास से होंगे, और बाकी 3 क्वेश्चन मध्य और प्राचीन काल से होंगे। अब ये जो 7 क्वेश्चन आधुनिक इतिहास के हैं, ठीक है, तो वो भी अगर हम ध्यान देखें तो उन 7 में से 5 क्वेश्चन अकेले राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट वाले हिस्से से होते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब 1885 टू 1947, कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की आज़ादी के बीच का जो समय है, ये कहलाता है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो हम इतिहास सीरीज़ की शुरुआत यहीं से करते हैं। हम प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल लाइन से नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले करेंगे और उसके बाद फिर हम बैक जाएंगे, उल्टा चलेंगे। मतलब आधुनिक पहले, फिर मध्य, फिर प्राचीन काल। आधुनिक में भी नेशनल मूवमेंट 1947 तक, उसके बाद फिर आंदोलन वगैरह, ठीक है, ब्रह्म समाज पुनर्जागरण वगैरह, उसके बाद 57 क्रांति, उल्टा हम चलेंगे। बात समझ में आ रही। और इस सीरीज़ की खास बात यह है कि इसमें ऐसे एक पॉइंट लिए जाएंगे और उस पॉइंट के आधार पर जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए जाएंगे। मतलब ये कि अगर आप इन पॉइंट्स को याद कर लिए तो यकीन जानिए अगर क्वेश्चन इस पॉइंट से आया तो आपके रेंज से होगा। तो इस तरह से इस सीरीज़ को तैयार किया जा रहा है। और जैसा कि आप इसके पहले भारत सीरीज़ देख चुके हैं, भारत सीरीज़ के 4 वीडियोज़ के पहले आ चुके हैं, उनको देख लीजिएगा। भारत के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी उसमें है। तो इतिहास शुरू करें। और जैसा कि ये क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, पहला क्वेश्चन कि A.O. ह्यूम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन है कांग्रेस की स्थापना किए कि नहीं किए, कांग्रेस के 2 अधिवेशन की अध्यक्षता किए कि नहीं किए। तो इसका सही आंसर क्या है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है सत्य नहीं है। तो सत्य कौन सा नहीं है, कांग्रेस के 2 अधिवेशन की अध्यक्षता, जी नहीं, A.O. ह्यूम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। हाँ, वो महासचिव रहे और पहले अधिवेशन से 1885 से लेकर मरते समय तक, 1907 में उनकी मृत्यु हुई 1907, तो 1885 टू 1907 तक वो लगातार कांग्रेस के महासचिव, महामंत्री बने रहे। तो कांग्रेस के पहले महामंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा A.O. ह्यूम। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की बात कर रहे हैं, पहला चरण जिसको हम 85 टू 1905 के बीच देखते हैं, उदारवादी चरण कहते हैं, इससे ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे आएंगे, या तो कांग्रेस के बारे में दिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, या फिर पर्सनालिटी के बारे में दिया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कांग्रेस की स्थापना को लेकर, कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर क्वेश्चन पूछ जाएंगे, या फिर जो प्रमुख कांग्रेसी थे, नेता थे इस समय के, उनके बारे में। तो ये जो प्रथम चरण है वहाँ से बहुत सीमित क्षेत्र से क्वेश्चन आते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या है, पर्सनालिटी के बारे में। किसके बारे में पूछा गया है, मिस्टर A.O. ह्यूम के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या था। तो सबसे पहली चीज़ तो आप याद कर लीजिएगा, इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टोवान ह्यूम। क्या नाम था इनका, पहले तो पूरा नाम आप याद कर लीजिएगा, A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या है। ठीक है, दूसरी चीज़ याद रखिएगा इनके बारे में, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इनको कांग्रेस का पिता कहा गया है, फादर ऑफ कांग्रेस। देखिए जो कांग्रेस है ये शब्द कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है, मीनिंग होता है लोगों का समूह। ठीक है, तो कुल मिला के इनको भारत में कांग्रेस का पिता कहा गया है। आखिर किसने कहा, तो ये भी याद रखिएगा हमेशा कि इनको कांग्रेस का पिता किसने कहा। तो याद रखिएगा इनको कांग्रेस का पिता
किसने कहा? तो याद रखिएगा S.N. मुधोलकर, क्या नाम इनका? ने कहा, ठीक है। और कब कहा? तो याद रखिएगा ये 1912 में 1912 में बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन कहाँ हुआ? बांकीपुर। ये बांकीपुर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा बिहार, ठीक है। तो अध्यक्ष किसको बनाया गया? मुधोलकर को बनाया गया। और इसी अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में मुधोलकर जी ने क्या कहा? A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा। याद रहेगा सभी को। तीसरी बात जो और पूछी जा सकती है मिस्टर एलन ऑक्टोवन ह्यूम के बारे में, तो वो भी याद रखिएगा कि ह्यूम को शिमला का सन्यासी कहा गया। शिमला का सन्यासी, अंग्रेजी में कहेंगे तो हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया। बात समझ में आ रही है? ये थोड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और इसी कारण आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों से हमेशा मिला जुला करते थे, साधु सन्यासियों से। तो ये अपने दोस्तों में, अपने करीबियों में इस बात को लेकर चर्चा करते थे कि उनको टेलीपैथी हो रही है। और टेलीपैथी कौन कर रहा है? हिमालय में बैठे तपस्वी साधु लोग इनको टेलीपैथी कर रहे हैं। ऐसा ही बताते थे कि भारत में बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है। ऐसा टेलीपैथी A.O. ह्यूम को हिमालय में बैठे साधु तपस्वी लोग करते थे, ऐसा इनका कहना है। तो लोग ह्यूम के इस रवैये के कारण, इस तरीके की इनका व्यवहार था, उसके कारण इनको लोग क्या कहते थे? शिमला का सन्यासी या हर्मिट ऑफ शिमला। वैसे बड़े सेवाभावी थे, इसमें कोई शक नहीं है। इतने सेवाभावी थे कि इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पोस्ट थी, बात समझ रहे हैं, गवर्नर जनरल के बाद की जो पोस्ट, याद रखिएगा, बल्कि काम की इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट इन्होंने ठुकरा दिया। अंग्रेज ब्रिटिश सरकार इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बना रही थी। इन्होंने क्यों ठुकरा दिया? इसलिए ठुकरा दिया ताकि वो भारतीयों की सेवा सच्चे मन से कर सकें। और भारतीयों की सेवा सच्चे मन से करने के कारण उन्होंने क्या किया? इस पोस्ट को लेने से मना कर दिया। तो इसमें कोई शक नहीं, सेवाभावी तो थे। तो याद रखिएगा हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा गया इनको, ठीक है। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? ये पक्षी विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। और ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे, याद रखिएगा अच्छे से। और एक और खासियत लिखी है कि वो भारतीय सिविल सेवा के रिटायर्ड सदस्य थे। ये इंडियन सिविल सर्विस में सर्विस कर रहे थे और जब यहाँ से रिटायर हो गए तो ये भारत में रह गए, भारतीयों की सेवा के लिए रह गए। याद रहेगा सभी को। इसके अलावा A.O. ह्यूम के बारे में और क्या पूछा जाएगा? तो याद रखिएगा इन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किया। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब किया? तो याद रखिएगा 1884, 1884 में। कांग्रेस के पहले, भारत की पहली अखिल भारतीय संस्था कौन सी थी? कांग्रेस। तो कांग्रेस जब स्थापना नहीं हुई थी उसके पहले ही हम देखते हैं कि ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किया गया। कहने का मतलब भारत में एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो ऑल इंडिया लेवल पे काम करे। इस दिशा में ह्यूम बहुत पहले से सक्रिय हो गए और उन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किया। और इसी यूनियन के अखिल भारतीय सम्मेलन करने के लिए 1885 में, नेक्स्ट ईयर 84 के अगले साल, अखिल भारतीय सम्मेलन करने के लिए इन्होंने जगह निश्चित किया था पूना। बात समझ में आ रही है? इसी यूनियन का सम्मेलन, ऑल इंडिया लेवल का सम्मेलन जो है वो पूना में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। और जब पूना में हैजा फैल गया, बहुत संक्रामक बीमारी थी, फैल गई, तो इसको पूना के बदले में इस सम्मेलन को कहाँ बुलाया गया? मुंबई में बुलाया गया। और जब मुंबई में अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस के नाम से अधिवेशन नहीं हुआ, इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से अधिवेशन हुआ। लेकिन इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की सलाह को देखते हुए इस संस्था का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। तो ये अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर क्वेश्चन पूछेगा कि ये इंडियन नेशनल यूनियन का नाम किसकी सलाह पर इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया? तो याद रखेगा दादा भाई नौरोजी। नौरोजी
की सलाह पर ऐसा किया गया। कौन से अधिवेशन में? पहले अधिवेशन में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मालूम होगा सभी को, मुंबई में तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 1885 में किया गया। तो इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम क्या कर दिया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में एलन ऑक्टोवन ह्यूम के बारे में तो याद रखिएगा। इनके बारे में कुछ और भी पॉइंट, एक पॉइंट और याद रखिएगा, इनकी जीवनी किसने लिखा? ठीक है, तो इनकी जीवनी लिखने वाला व्यक्ति था विलियम वेडरबर्न। क्या? वेडरबर्न, याद रहेगा सभी को। और इस जीवनी का नाम क्या था? तो ये बिल्कुल शब्द जो का त्यों याद रखिएगा। विलियम वेडरबर्न ने जो ह्यूम की जीवनी लिखा, उस जीवनी का नाम ही दिया उसने एलन ऑक्टोवन ह्यूम। याद रहेगा सभी को। ये वेडरबर्न वही हैं जो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, एकमात्र ऐसे यूरोपीय जो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कौन? वेडरबर्न। ठीक है, इसके अलावा ह्यूम के बारे में और क्या देखेगा? तो याद रखिएगा, ह्यूम के द्वारा लोकमित्र नाम का न्यूज़पेपर चलाया गया। क्या नाम था इसका? लोकमित्र नाम का न्यूज़पेपर किसके द्वारा चलाया गया? ह्यूम के द्वारा चलाया गया। और ये भी याद रखिएगा, जो पहले बता चुका हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट इन्होंने ठुकरा दिया। क्यों? ताकि वो भारत के लोगों की सच्चे मन से सेवा कर सकें। ठीक है, इसी प्रकार से इनके बारे में लाला लाजपत राय का एक कथन याद करेगा। किसका कथन? ह्यूम के बारे में एक कथन। किसका? लाला लाजपत राय। देखिएगा कथन, ध्यान से पढ़िएगा। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता और दुर्दशा के लिए रोता था। तो याद रखिएगा कथन किसका है? ह्यूम के बारे में कथन किसने कहा? तो लाला लाजपत राय जी के द्वारा ये कथन कहा गया, ऐसा याद रखिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। में से कौन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हो पाया या नहीं हुआ, जैसा भी कल है? तो इन चारों नाम में से कौन सा राइट आंसर है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, बाकी सब लोग तो उपस्थित थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। क्यों ऐसा? तो याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा हम देखते हैं कि एक संस्था की स्थापना की गई थी। कौन सी संस्था थी? इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, और इसी इंडियन एसोसिएशन संस्था का अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस या राष्ट्रीय सम्मेलन इन्होंने 1883 में कलकत्ता में बुलाया था। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली कहाँ पर? 1883 में कलकत्ता में। और इसी एसोसिएशन का दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्होंने 1885 में दिसंबर में बुलाया था। तो इंडियन एसोसिएशन के नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये शामिल थे अपने संस्था में। ठीक है, दिसंबर 1885 में। तो उस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहने के कारण वो कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में नहीं आ पाए। ठीक है, याद रहेगा सभी को। तो याद रखिएगा इनकी संस्था कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन 1876। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, इस संस्था का सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इस संस्था को 1886 में कांग्रेस में विलय कर दिया गया। याद रखिएगा, इसका विलय उन्होंने किस में कर दिया? कांग्रेस में विलय कर दिया। तो इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में कब हुआ? 1886। याद रहेगा सभी को। जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हैं आप, पर्सनालिटी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में है, तो उनके बारे में जो प्रमुख बातें हैं वो याद रखिएगा। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये 1868 में, कब? 1868 में ये ICS बन गया। 68 में ग्रेजुएट हुए, 1868 में ग्रेजुएट हुए और अगले साल ICS का मतलब क्या होता है? जिसको आज हम IAS कहते हैं। आज़ादी के पहले ब्रिटिश शासन में उसको इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें सेलेक्ट हो गए कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जैसा कि जानते होंगे कि पहला भारतीय जो ICS के सेवा में सेलेक्ट हुआ कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई का नाम आता है। क्या नाम था उनका? सत्येंद्रनाथ टैगोर। और उनका सिलेक्शन कब हुआ था? 1863 में। और इनका सिलेक्शन कब हुआ? 1869 में। याद रहेगा सभी को। ठीक है, तो ये 69 में ICS बने, लेकिन 1-2 साल के भीतर ही ब्रिटिश सरकार ने इनके ऊपर दुनिया भर का आरोप लगाकर इनको अयोग्य बताकर ICS से बर्खास्त कर दिया। क्वेश्चन आता है ये कि कौन भारतीय नेता, राष्ट्रीय आंदोलन का कौन सा नेता ऐसा था जो ICS की सेवा से बर्खास्त किया गया? कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। याद रहेगा सभी को। एक और महत्वपूर्ण बात इनके बारे में कि इन्होंने सिविल सर्विस आंदोलन चालू किया। सिविल सर्विस आंदोलन क्यों चलाया इन्होंने? क्यों चालू किया? तो याद रखिएगा, इंडियन सिविल सर्विसेज ICS में भारतीय कम से कम आ सकें, इसके लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे उपाय किए। एक उनमें से उपाय ये था कि
भारतीयों के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है उसको कम कर दिया गया, ठीक है। 26, फिर 24, फिर 22, 21 और 21 से भी कम करके 19 कर दिया गया। सोच के देखिए, 19 साल अधिकतम आयु। और ये काम किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन जब गवर्नर जनरल थे तो उन्हीं के समय में, कब, तो याद रखिएगा 1878 में भारतीयों के लिए ICS की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है, मैक्सिमम एज जो है, वो 21 से कम करके 19 कर दिया गया, ताकि भारतीय कम से कम आ सकें, ठीक है। इस समय सिविल सर्विस में 5-6% भारतीय थे, तो और कम इनको रोकने के लिए दुनिया भर के उपाय। तो बहरहाल इसी निर्णय के खिलाफ, लॉर्ड लिटन के इसी निर्णय के खिलाफ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा सिविल सर्विस आंदोलन चलाया गया। किस संस्था के माध्यम से? इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से इन्होंने सिविल सर्विस आंदोलन चलाया था। याद रहेगा सभी को। ये क्या नाम है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हम देखें तो एक बात और याद रखिएगा, इन्होंने एक न्यूज़पेपर चलाया था। इनके न्यूज़पेपर का नाम क्या था? तो याद रखिएगा बंगाली। अच्छे से याद रखिएगा, बंगाली नाम का न्यूज़पेपर किसने चालू किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसके अलावा हम देखें, इन्होंने एक बुक भी लिखा। कौन सी बुक? तो याद रखिएगा, इनकी बुक का नाम अ नेशन इन द मेकिंग। अ नेशन इन द मेकिंग के राइटर कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। और ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, 2 बार अध्यक्ष रहे। एक बार पुणे 2 में, ठीक है। तो पहली बार पुणे में 1895 में, और दूसरी बार कब? अहमदाबाद 1902 में। तो ये कुछ इनके बारे में प्रमुख बातें हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। या इस क्वेश्चन देखें, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन में निर्वाचित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? निर्वाचित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश संसद बिल्कुल भारत की संसद की तरह है, वहाँ पार्लियामेंट कहते हैं। जैसे भारत की संसद के कितने अंगों से मिलकर भारत की संसद का गठन होता है? 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ये जो 3 अंगों वाली संसद, ये कहाँ से, भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो हमको मालूम है कि ये जो संसदीय व्यवस्था भारत में कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और ब्रिटेन में 3 अंगों वाली पार्लियामेंट का, और उसके बाद उसी को देखकर भारत में भी 3 अंगों वाली संसद का गठन किया गया। ब्रिटेन की पार्लियामेंट के 3 अंग कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, पहला वहाँ पे राजा या रानी, किंग है या क्वीन है, जो भी करें, चाहे क्वीन है जो भी हो, वो प्लस 2 सदन और एक हाउस ऑफ लॉर्ड, और दूसरा है हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन, और वहाँ का राजा या वहाँ की रानी जो भी उसमें जीवित है। तो इन 3 अंगों से मिलकर वहाँ की पार्लियामेंट का गठन होता है। ठीक है, बिल्कुल उसी पैटर्न में भारत में भी संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में भी संसद के 3 अंग, जैसे वहाँ पे राजा या रानी, वैसे हमारे यहाँ कौन है? राष्ट्रपति। जैसे वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड है, वैसे भारत में, भारतीय संसद में कौन सा अंग है? राज्यसभा है। और हाउस ऑफ कॉमन की तरह लोकसभा है। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर बनने वाला, चुनाव जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। कहाँ है? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन में मेंबर कब बने? तो याद रखिएगा 1892 में, 1892 में। ठीक है, कौन सी पार्टी से चुने गए ये? ब्रिटेन में कौन सी पार्टी से चुने गए? तो याद रखिएगा, पार्टी का नाम था लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी, इसको हिंदी में उदारवादी पार्टी भी कह सकते हैं आप, से मेंबर बने। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के बारे में कि ब्रिटेन में उनको लोग क्या कहते थे? तो याद रखिएगा, उनको ब्रिटेन में भारत की आशा, होप ऑफ इंडिया, भारत की आशा भी कहा जाता था। अच्छे से याद रहेगा सभी को। इसके अलावा हम देखें तो इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य क्या था? इन्होंने एक बुक लिखा जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है कि इसका राइटर कौन? नौरोजी की बुक का नाम क्या है? आप भी नोट करते चलिएगा। क्या नाम है इनका? याद करिए आप, क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के राइटर कौन? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और इस बुक में इन्होंने क्या किया? तो याद रखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर आएगा कि इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ड्रेन ऑफ
वेल्थ थ्योरी, कौन सी बुक में? इसी बुक में, यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने दिया। हिंदी में क्या कहेंगे? धन के निष्कासन का सिद्धांत। कौन सी बुक में? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लेखक कौन? नौरोजी। आखिर ये सिद्धांत क्या था? तो हमको मालूम है अंग्रेज भारत में शासन के दौरान कर क्या रहे थे? भारत को लूट खसोड़ रहे थे, निचोड़ रहे थे। ठीक है, तो इसी लूट खसोट की नीति को सबसे पहले किसने उजागर किया? दादा भाई नौरोजी ने अपनी इस पुस्तक में। इसके अलावा इस बुक को हम देखें तो इसी बुक में पहली बार भारत में प्रति व्यक्ति आय की काउंटिंग की गई। तो याद रखिएगा, पहली बार प्रति व्यक्ति आय किसके द्वारा अनुमानित किया गया, किसके द्वारा एस्टिमेट लगाया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कौन सी बुक में? तो याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रहेगा सभी को। इसके अलावा आप जानते भी होंगे, सुने भी होंगे क्या कि इनको क्या कहा गया है? इनको कहा गया है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन। क्या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा गया है? तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को कहा गया है। इसके अलावा एक नाम और दिया गया इनको, ठीक है, एक नाम और दिया गया है, भारत का ग्लैड स्टोन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत का ग्लैड स्टोन। भारत का ग्लैड स्टोन, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन। ये भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन, तो यहीं पर याद रखिएगा कि पूरी दुनिया का ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा गया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा गया? तो याद रखिएगा, ग्लैड स्टोन को कहा गया। इसके नीचे देख रहे हैं, ग्लैड स्टोन को कहा गया। और ये कौन थे? तो ये 4 बार के प्रधानमंत्री थे, 4 बार पीएम बने, प्राइम मिनिस्टर बने। कहाँ पर? ब्रिटेन में। ठीक है, तो इनको क्या कहा गया? पूरी दुनिया का ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द वर्ल्ड। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कौन? दादा भाई नौरोजी। और इसीलिए इनको क्या नाम दे दिया गया? भारत का ग्लैड स्टोन भी कहा गया। हम देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी भारत कांग्रेस में 3 बार अध्यक्ष बने। ठीक है, पहली बार कब? तो याद रखिएगा, पहली बार सेकेंड अधिवेशन जो था 1886 का, कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, तो 3 बार हम देखते हैं। पहली बार कब? पहली बार भी कलकत्ता अधिवेशन का, कहाँ, कौन सा अधिवेशन था? दूसरा अधिवेशन 1886 का। और दूसरी बार लाहौर अधिवेशन 1893 में। और तीसरी बार कौन सा? ये भी कलकत्ता अधिवेशन का 1906 का। और इस कलकत्ता अधिवेशन की खास बात क्या थी 1906 वाले की? कि इसी अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष के रूप में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज की मांग की गई। याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी आए कि कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज की मांग कब किसने किया? तो याद रखिएगा 1906 में, और दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। तो ये सारी बातों को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया? कितने मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल हुए? आपको उटपटांग क्वेश्चन नहीं लग रहा है? यकीन जानिए, ये क्वेश्चन 2020 में बिहार पीएससी में पूछा गया है। बात समझ में आ रही है? 2020 के बिहार पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया? तो अच्छे से याद रखिएगा, 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तो फिर ये दूसरे सम्मेलन की बात हो रही। दूसरे कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। कौन था अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं आपको। ठीक है, तो फिर पहला सम्मेलन, पहला अधिवेशन जो कि मुंबई में हुआ था, उसमें भी पूछ सकता है कि पहले कांग्रेस के पहले सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल हुए? तो याद रखिएगा, उसमें 2 लोग शामिल हुए थे, सिर्फ 2 मुस्लिम प्रतिनिधि थे। ठीक है, और तीसरे सम्मेलन में कितने लोग शामिल हुए? तो याद रखिएगा 81। ठीक है, तो ये पहले सम्मेलन में, ये दूसरे सम्मेलन में, और ये तीसरे सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या है। याद रखिएगा अच्छे से, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन? तो अच्छे से याद रखिएगा कौन था। तो आंसर को याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो याद रखिएगा, मद्रास अधिवेशन कब हुआ था? 1887 में। मतलब पहला 85 में, दूसरा 86 में, और ये कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था जिसमें मुस्लिम अध्यक्ष मिला बदरुद्दीन तैयब जी के को। और हम देखते हैं इस खास क्या बात क्या है। तो तैयब जी के द्वारा इसी अधिवेशन में एक नारा दिया गया। कौन सा नारा? तो याद रखिएगा, नारा इनका है,
कांग्रेसी बनो, अच्छे से याद रखिएगा, कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया? बदरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन, वो भी एग्जाम में पूछा है, तो याद रखिएगा। ये तो पहले हो गए, दूसरे कौन? तो दूसरे थे रहीमतुल्ला, और ये 1896 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और इसकी खास बात क्या है? इस अधिवेशन की खास बात यह है कि इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। आप पढ़े भी होंगे कि वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1896। और इस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उपस्थित थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने वंदे मातरम की रचना किया, वो उपस्थित थे इस अधिवेशन में, और उन्हीं के द्वारा गाया गया वंदे मातरम। ठीक है, अब जब पहला अध्यक्ष कौन, दूसरा अध्यक्ष कौन, तो तीसरा का भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो तीसरे अध्यक्ष थे नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, और ये अध्यक्ष बने कब? 1913 में। कहाँ पर? कराची अधिवेशन में। ये अधिवेशन कराची में हुआ था, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने? सैयद मोहम्मद बहादुर नवाब थे। तो ये 3 कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष, इसके अलावा और भी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बहुत सारे हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा आप अवश्य याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके क्वेश्चन देख रहे हैं आप, कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन बना? एओ ह्यूम कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने ही नहीं। ठीक है, कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, बल्कि पहले महासचिव थे। और पहले बता चुका मैं आपको, 1885 टू 1907 तक ह्यूम लगातार महासचिव बने रहे। 1907 में उनकी मृत्यु हो गई, तब तक लगातार महासचिव बने रहे। ठीक है, हम देखें बाकी में पहला कौन था, तो याद रखिएगा, जॉर्ज यूल। ये पहले व्यक्ति थे जो यूले एक्चुअल में, जो कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष बने। कब अध्यक्ष बने ये? तो हम देखते हैं कि पहला अधिवेशन 85 में हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। दूसरा 86 में दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा 87 में, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, तैयब जी। ठीक है, और चौथा अधिवेशन हम देखें तो ये कब हुआ? 88। तो ये इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इलाहाबाद, जिसका नया नाम क्या हो गया? प्रयागराज, लेकिन उस समय इसको इलाहाबाद कहा जाता था, इसलिए यहाँ इलाहाबाद ही लिखा है। और ये अधिवेशन कब हुआ था? 1888 में। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज यूले, और ये पहले यूरोपीय थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। याद रहेगा सभी को, फर्स्ट यूरोपीय थे। इसके बाद हम देखें विलियम वेडरबर्न, ये भी कांग्रेस के एक बार नहीं बल्कि 2 बार अध्यक्ष बने। और इसको इसीलिए याद रखिएगा कि कौन सा यूरोपीय था जो कांग्रेस में 2 बार अध्यक्ष बना? विलियम वेडरबर्न। ठीक है, कब और कहाँ? तो याद रखिएगा, पहली बार 88 के बाद 89। ठीक है, 1889 कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? तो याद रखिएगा, बॉम्बे। उस समय इसको बॉम्बे कहते थे, मुंबई नहीं, और बम्बई भी नहीं, बॉम्बे कहते थे। तो यहाँ पे बॉम्बे लिख रहे हैं। ठीक है, बॉम्बे अधिवेशन में कौन था अध्यक्ष? विलियम वेडरबर्न। और दोबारा अध्यक्ष बना ये कब? तो याद रखिएगा, 1910। कहाँ पर? तो इलाहाबाद अधिवेशन में। यहाँ पर भी इलाहाबाद शब्द का उपयोग किया रहा है, प्रयागराज नाम नहीं था उस समय, इलाहाबाद था। तो इलाहाबाद तो एकमात्र यूरोपीय जो 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। ठीक है, तीसरा यूरोपीय कौन? गेस करिए आप। ये तो पहला जॉर्ज यूले हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा यूरोपीय कौन? आप गेस करिए। हेनरी कॉटन। कहाँ लिखो मैं? ये यहाँ लिख रहा हूँ, हेनरी कॉटन। कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो याद रखिएगा, ये बने थे 1904 में। 1904। कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? बॉम्बे। ठीक है, तो ये तीसरे यूरोपीय थे, हेनरी कॉटन। चौथा यूरोपीय कौन था? चौथा यूरोपीय कौन था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना? मिस एनी बेसेंट नाम लिखा है। ये भी तो यूरोपीय थी, भले ब्रिटेन की नहीं थी। ब्रिटेन के पास एक देश है आयरलैंड, वहाँ की थी, भारत आ गई। भारत में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया। ठीक है, और होम रूल आंदोलन भी चालू किया। तो ये कांग्रेस अध्यक्ष बनी, न केवल बनी बल्कि ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा भी बनी। तो याद रखिएगा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन? मिस एनी बेसेंट। कब, कहाँ?
तो ये अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा, 1917 में। कहाँ पर? कलकत्ता। आप देख रहे होंगे कलकत्ता, बॉम्बे, इलाहाबाद, मद्रास, बस यही बड़े बड़े शहरों में अधिवेशन होते थे। मेट्रो शहरों में, बड़े बड़े शहरों में अधिवेशन होते थे। ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन सा था जो किसी गांव में हुआ था। अगली क्लासेस में तीसरे चरण में शायद इसका जिक्र आएगा, गांधी युग में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन एक कभी भी कांग्रेस से संबद्ध नहीं रहा? कांग्रेस में रहा ही नहीं। ठीक है, कौन कौन है? फिरोज शाह मेहता, हमको मालूम है, उदारवादी नेता थे। ठीक है, 1885 से 1905 प्रथम चरण के प्रमुख नेताओं में से एक नाम आता है फिरोज शाह मेहता जी का। हकीम अजमल खान, हम आगे चलकर देखेंगे, असहयोग आंदोलन इनका बार बार जिक्र आएगा। ठीक है, और खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका जिक्र भी गांधी युग में आएगा। गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान भी कहा गया, सीमांत गांधी भी कहा गया। एकमात्र व्यक्ति जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के विरोध में थे। ठीक है, जितना समय अंग्रेज़ों के जेल में नहीं रहे खान अब्दुल गफ्फार खान, उससे ज़्यादा समय स्वतंत्र पाकिस्तान के जेल में रहे। खैर, तो एक नाम बच गया, कौन सा? सर सैयद अहमद खान। ये कांग्रेस में शुरू से ही विरोधी थे। ठीक है, इतना विरोध कि इन्होंने क्या किया, कांग्रेस के विरोध में एक संस्था गठित कर लिया। बनारस के राजा थे, याद रखिएगा, बनारस के राजा क्या नाम था उनका? राजा शिव प्रसाद। इनको लोग सितारे हिंद भी कहते थे। ठीक है, तो इन्हीं के सहयोग से क्या किया गया? देशभक्त एसोसिएशन, कांग्रेस के विरोध में सर सैयद अहमद खान के द्वारा एक संस्था बनाई गई, देशभक्त एसोसिएशन का गठन कर लिया। ठीक है, तो ये कांग्रेस के बहुत विरोधी थे। मतलब अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखें तो कौन राष्ट्रीय आंदोलन में किसने कांग्रेस का सहयोग लिया, तो कुछ मुस्लिम नेम रहते हैं। तो याद रखिएगा, देवबंद स्कूल जो मुस्लिम संगठन था, उसने कांग्रेस का भरपूर सहयोग किया। और इसी को उल्टा पूछ दें कभी कि कौन किन लोगों ने कांग्रेस का विरोध किया, तो ये जो अलीगढ़ वाला जो मूवमेंट था या सर सैयद अहमद खान का जो गुट था, उसने कांग्रेस का ज़बरदस्त विरोध किया। ठीक है, याद रखिएगा कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा एक पत्रिका चलाई गई, कौन सी? कौन सी पत्रिका थी? अखलाक, तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका इन्होंने चलाई थी। हम देखते हैं इनके द्वारा सर सैयद अहमद खान के द्वारा हम देखते हैं अलीगढ़ में एक स्कूल स्थापित किया गया। कब? तो याद रखिएगा 1875 में। कहाँ पर? अलीगढ़ में। कौन सा स्कूल? तो याद रखिएगा उस स्कूल का नाम था मुस्लिम एंग्लो का मतलब अंग्रेज होता है ना, हम सुनते हैं ना एंग्लो इंडियन, तो एंग्लो का मतलब होता है यूरोपीय या इंडियन। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल ठीक है, की स्थापना अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान के द्वारा कब की गई? 1875 में। और यही स्कूल आगे चलकर किस नाम से जाना गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? तो याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान। और इसी अलीगढ़ को केंद्र बनाकर सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, का प्रवर्तक कौन था? सर सैयद अहमद खान। और अलीगढ़ आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो याद रखिएगा, भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी के प्रति जागरूकता लाना, अंग्रेजी शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना। याद रखिएगा, ये काम किसके द्वारा किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन के द्वारा किया गया। और अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। और ये भी याद रखिएगा कि 1857 में 1857 जब देश में क्रांति हो रही थी, 1857 की क्रांति, तो उस समय कभी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा कि निम्न कौन भारतीय नेता 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश शासकीय सेवा में था? सर सैयद अहमद खान। तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति के समय ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में न्यायिक सेवा में थे, जुडिशियल सर्विसेज में थे ये। ठीक है, कौन? सर सैयद अहमद खान।
और तो और इन्होंने एक 1857 की क्रांति को लेकर, खासकर उसके कारण को लेकर एक बुक भी लिखा है। उस बुक का नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद, यही नाम है, हाँ, असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ दूसरे कलर में ताकि अलग दिख जाए। असबाब ए बगावत ए हिंद का राइटर कौन? सर सैयद अहमद खान। और इसका विषय किससे संबंधित है? 1857 की क्रांति से। तो ये महत्वपूर्ण बातें, इनको आप नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1885 से 1905 की अवधि को, समय को क्या कहा गया? तो हमको मालूम है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब है 1885 से 1947, और इस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण कौन सा? उदारवादी राजनीति का समय। कब से कब तक? 1885 टू 1905। ये समय क्या कहलाता है? उदारवादी चरण। और इसी को नरम दल की राजनीति का समय भी कहा गया। ठीक है, और हम देखें दूसरा उग्रवादी। तो ये समय कब से कब था? तो इसको देख चुके हैं, कहाँ से कहाँ तक? 1885 से लेकर 1905। और ये कब से कब तक चला? 1905 से लेकर 1919 तक। ठीक है, द्वितीय चरण। और तीसरा चरण कब? 1919 से 1947 तक। हम देखते हैं 85। पहला चरण जो था, इसको उदारवादी का नाम क्यों दिया गया? तो इसको उदारवादी इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय जो कांग्रेस के नेतागण थे वो ब्रिटिश शासन का विरोध बहुत ही उदार तरीके से करते थे। उदार तरीके से, नरम तरीके से, मतलब ये कि साल में एक बार ये लोग अधिवेशन बुलाते। ये 3 दिन का अधिवेशन होता एक बार, वो भी प्राय बड़े बड़े शहरों में या हिल स्टेशन में। और इस समय जितने भी प्रमुख कांग्रेसी नेता थे सभी काफ़ी धनाढ़ थे। तो ये लोग एक आध बार अधिवेशन बुलाते, और इस अधिवेशन में देश भर से कांग्रेस के जो प्रतिनिधि शामिल होते वो अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को इस अधिवेशन में उठाते, और इन समस्याओं को लेकर एक एप्लीकेशन तैयार किया जाता और उस एप्लीकेशन को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा दिया जाता। तो आज़ादी की लड़ाई के नाम पर या ब्रिटिश सरकार के विरोध के नाम पर इस समय के प्रथम चरण के नेताओं ने क्या किया? सिर्फ एप्लीकेशन लिखा और उसको ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा दिया। तो विरोध करने का तरीका कैसा? बहुत ही उदार, बहुत ही नरम। इसलिए क्या नाम दिया गया? उदारवादी राजनीति। दूसरा नाम क्या है? उग्रवादी। नाम से लग रहा है कि उग्रवादी आतंकवादी, जी नहीं, विचारों से उग्र थे। बात समझ में आ रही है? इनके विचार अपने पहले के नेताओं की तुलना में काफ़ी एग्रेसिव थे। पहले के नेता कैसे थे? एप्लीकेशन लिखो और सरकार तक पहुंचा दो। लेकिन दूसरे चरण के नेता कैसे? एप्लीकेशन वगैरह नहीं, बल्कि क्या करना होगा? जन आंदोलन करेंगे और आंदोलन करके जनता को साथ जोड़ेंगे और सरकार के ऊपर दबाव बना के सरकार को झुकाएंगे। तो काफ़ी एग्रेसिव थे, इसलिए इनको नाम दिया गया उग्रवादी चरण, या इसको गरम दल भी कहते हैं। उनको नरम दल तो इनको गरम दल। और तीसरा नाम क्या है? गांधी युग। हम देखते हैं 1919 में तिलक जी का निधन हो गया था और उसके बाद गांधी जी का भारत में आगमन हो चुका था। तो 1919 के बाद भारतीय राजनीति में गांधी जी का नेतृत्व आ गया। पूरी राजनीति, पूरा भारत गांधी जी छा गए, तो इसलिए नाम दे दिया गया गांधी युग। बात समझ में आ रही है? एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि निम्न में से कौन एक उदारवादी नेता नहीं था या नरम दल का नेता नहीं था? ठीक है, तो प्रमुख उदारवादी नेताओं का नाम आप याद रखिएगा। सबसे प्रमुख नाम तो नौरोजी का है, दादा भाई नौरोजी, इनका नाम सबसे प्रमुख है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसके बाद गोखले जी का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, गोखले जी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना गुरु मानते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले जी के राजनीतिक गुरु जी कौन थे? तो याद रखिएगा इनके गुरु जी कौन थे? M.G. रानाडे। वैसे रानाडे का नाम तो लिखता ही मैं, M.G. रानाडे। और M.G. रानाडे को महाराष्ट्र का सुकुरात कहा गया है। ठीक है, तो ये किसके गुरु जी थे? गोखले जी के राजनीतिक गुरु। और गोखले जी किसके राजनीतिक गुरु थे? गांधी जी के। और एक चीज़ और, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी किसके राजनीतिक गुरु जी थे? तो याद रखिएगा तिलक जी के राजनीतिक गुरु थे। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जरूर क्वेश्चन आएगा कि तिलक जी के राजनीतिक गुरु जी कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तिलक जी कैसे नेता थे? उग्रवादी। जबकि नौरोजी कैसे नेता थे? उदारवादी। तो खैर इन लोगों में आपसी मतभेद नहीं था, सिर्फ वैचारिक मतभेद था। बहरहाल प्रमुख नेताओं की बात हो रही है, नौरोजी, गोखले जी। और आप S.M. सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम तो सुन ही चुके हैं। और नाम सुने होंगे आप, किसका और नाम सुने होंगे? फिरोज शाह मेहता, फिरोज मेहता कर दे रहा हूँ, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा,
WC बनर्जी नाम सुने होंगे, फर्स्ट थे वो, ठीक है। तो ये सब प्रमुख नेता हैं। कौन? उदारवादी नेताओं में, ठीक है। इसको छांटने का देखिए, याद रखिएगा, उग्रवादी जब नेताओं की बात होती है, द्वितीय चरण की बात होती है, तो ये जो क्वेश्चन आएगा कि निम्न में कौन उदारवादी नहीं था, तो एक ऑप्शन इन चारों में से एक रहेगा, उग्रवादियों में से। एक तो लाल, दूसरा बाल, तीसरा पाल, और चौथा नाम किसका रहेगा? अरविंद घोष। लाल, बाल, पाल, अरविंद घोष, इन चारों में से कोई एक नाम जरूर देगा, बाकी 3 नाम इनके रहेंगे। तो याद रखिएगा, लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष, इनको याद कर लें कि ये उग्रवादी गुट के प्रमुख नेता थे, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये बात हो रही थी किसके? कांग्रेस के चरणों के बारे में। और गांधी युग का कौन कौन नेता था? तो गांधी युग के सभी नेता थे, गांधी भी थे, नेहरू भी थे, डॉक्टर अंबेडकर भी थे, सुभाष चंद्र बोस, सभी नेता थे, इसमें कोई नहीं। लेकिन इन दोनों चरणों में हम देखें प्रमुख नेताओं का नाम जरूर पूछता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? किस गवर्नर जनरल, किस वायसराय के समय में कांग्रेस की स्थापना की गई? लॉर्ड लिटन, रिपन, डफरिन और कर्जन। कौन सा राइट आंसर है? डफरिन। डफरिन के समय में 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। याद रहेगा सभी को। हम देखें कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो अच्छे से याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885, ठीक है। ये पहला अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? मुंबई, बॉम्बे कहते थे उस समय, यहाँ पे बॉम्बे लिख रहे हैं, ठीक है। और ये अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन पहले कहाँ होने वाला था, तो याद रखिएगा पहले होने वाला था पूना में। लेकिन पूना में हैजा, प्लेग, दुनिया भर की संक्रामक बीमारी फैल गई, तो इसको शिफ्ट किया गया कहाँ? पूना के बदले में बॉम्बे में। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है। और कांग्रेस का पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो याद रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी रहता है प्राय, ठीक है, को बनाया गया। और पहले महासचिव किसको बनाया गया, तो पहले बता चुका मैं आपको, ह्यूम, एलन ऑक्टोवन ह्यूम को कांग्रेस का पहला महासचिव। कब तक? 1907 तक, ठीक है। इस अधिवेशन में कितने लोग शामिल हुए, कितने प्रतिनिधि शामिल हुए, कितने मेंबर्स थे, तो याद रखिएगा इस पहले अधिवेशन में कांग्रेस की मेंबरशिप कितनी थी? मात्र 72 लोगों के पास थी, ठीक है। याद रहेगा सभी को। इसके अलावा हम देखें कि 1889 में, 1889 कैसे याद करेंगे? नेहरू जी का बर्थ का समय है 14 नवंबर 1889। तो इस समय कांग्रेस ने क्या किया था? एक पत्रिका चलाया था। कौन सी? इंडिया। कहाँ पर? ब्रिटेन में। क्यों ब्रिटेन में? कांग्रेस के द्वारा ब्रिटेन में ही पत्रिका क्यों चलाया गया, तो याद रखिएगा ब्रिटेन के लोगों को भारत की समस्याओं से अवगत कराने के लिए कांग्रेस के द्वारा कौन सी पत्रिका चलाई गई? इंडिया। कब चलाई गई? 1889। याद रहेगा सभी को। महत्वपूर्ण सूचना, एक जरूरी खबर आपके लिए जरूर सूचना कर लें कि इसी प्रकार से संविधान और इसी प्रकार से जियोग्राफी, इसी प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था की भी क्लासेस होने वाली है, मतलब उनकी भी वीडियो आएगी। तो पहले जो वीडियो आने वाली है अभी हिस्ट्री की आई है, इसके बाद संविधान और ज्योग्राफी और क्या नाम से इकोनॉमी, तो इनकी चारों की वीडियो आएगी, लगातार आएगी, रोज़ रोज़। मतलब एक ही दिन में हो सकता है कि हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन या हिस्ट्री ज्योग्राफी या ज्योग्राफी इकोनॉमी, ऐसे करके रोज़ रोज़ वीडियो आएगी। इसलिए मैं आपको ये ज़रूरी सूचना दे रहा हूँ कि अगर आप इन वीडियो की सूचना सही समय पे चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजू में बेल आइकन का बटन होता है उसको ज़रूर क्लिक करिए। क्यों? ताकि उन वीडियो की सूचना आपको सही समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। बात समझ में आ रही है? तो इसके आगे की क्लास हम कल देखते हैं। आज क्लास को यहीं ख़त्म करें। धन्यवाद सभी का।